बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम MD-CAT 2019 के केमिस्ट्री वाले पोर्शन के पहले 10 MCQs को सॉल्व करेंगे। लॉजिकली देखेंगे कि MCQs हमारी बुक के कौन से क्वेश्चन से लिए गए हैं और मज़ीद इस तरह के MCQs कैसे बन सकते हैं। मकसद ये होगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज़ करेंगे। तो ये सीरीज़ मेरे ख़्याल से आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी और इसके अलावा भी अगर कोई MCQs हों, कोई प्रॉब्लम हो तो वो भी आप डिस्कस कर सकते हैं। मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आज हम MD-CAT 2019 का ये MCQ नंबर 1 है, ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसको हम सॉल्व करते हैं। MCQ नंबर 1 है जी, विच प्रोडक्ट इज़ ऑब्टेन्ड बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ 1-chlorobutanane विद एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये हमारे पास यहाँ पे है 1-chlorobutanane और एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये इन दो चीज़ों का हम रिएक्शन करवा के देखते हैं कि क्या प्रोडक्ट बनती है। सॉल्व करने के लिए 1-chlorobutanane हमारे पास है CH3 CH2 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 4 कार्बन एटम्स और यहाँ पे लग जाएगा क्लोरीन। ये 1-chlorobutanane है, प्लस इसी में हम ऐड कर रहे हैं एक्वस NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस। ठीक है। अब ये है कि रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या बनेगी। तो ये जो NaOH है सोल्यूशन में जाके इसका Na पॉजिटिव और OH माइनस अलग अलग हो जाएंगे एक्वस सोल्यूशन में। ठीक है। अब यहाँ पे जो OH माइनस है, इट वुड अटैक ऑन पार्शियल पॉजिटिव पोर्शन इन आवर मॉलिक्यूल। हमारे इस मॉलिक्यूल के दो ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके ऊपर ये OH माइनस अटैक कर सकता है। ठीक है ना, हम कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर रहे हैं। तो ये है कि ये रिएजेंट इम्पॉर्टेंट है, प्रोडक्ट इसके लिहाज से हम प्रिडिक्ट करेंगे। अब देखें जी, मैं इसका ना ये एक क्वेश्चन ओपन करता हूँ। यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन्स लगे हैं इनको भी मैं अलहदा करके लिखता हूँ। ठीक है ना, ये हमने अल्काइल हैलाइड वाले चैप्टर्स में पढ़ा है कि जो अल्काइल हैलाइड्स हैं, ये अल्काइल हैलाइड ही है, उनमें एसेन रिएक्शन हो सकते हैं या एलिमिनेशन रिएक्शन हो सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन। तो ये है कि अगर तो ये OH माइनस यहाँ पे अटैक करता है अल्फ़ा कार्बन, ठीक है, ये बीटा कार्बन, ये गैमा, ये डेल्टा कार्बन। तो अगर OH माइनस अल्फ़ा कार्बन पे अटैक करता है तो हम कहते हैं कि इसने एज आ न्यूक्लियोफाइल अटैक किया है। इसके नतीजे में क्या होता है, जैसे ये अटैक करता है ये Cl माइनस लीव कर जाता है और हमारे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। ठीक है, और उसके नतीजे में क्या बनेगा, यहाँ पे OH लग जाएगा तो 1-ब्यूटानोल, 4 कार्बन है ना, तो 1-ब्यूटानोल हमारे पास प्रोडक्ट बनेगी। दूसरा केस क्या है कि अगर यही OH माइनस अटैक करे इस हाइड्रोजन पे, क्योंकि बीटा हाइड्रोजन है, तो ये वाला बॉन्ड इधर मूव करेगा और Cl माइनस ने तो रिमूव होना ही है इस केस में। ऐसे केस में हम ये बात करते हैं कि OH माइनस ने एज अ बेस अटैक किया है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और 1-ब्यूटीन की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो दो एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास यहाँ पे, एक है 1-ब्यूटानोल और दूसरी है 1-ब्यूटीन। एक्चुअली अल्काइल हैलाइड की नेचर और ये जो रिएजेंट है इसकी नेचर पे डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट क्या बनेगी। ठीक है ना, हमने ये पढ़ा था कि हमारे पास जो अगर ये अल्काइल हैलाइड है ये टर्शरी नेचर का होगा तो उसमें एलिमिनेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। वैसे हमारी बुक में ये लिखा हुआ है कि एलिमिनेशन रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कंपीट करते हैं। ठीक है ना, तो ये है कि जहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होती है वहाँ पे एलिमिनेशन भी होती है, लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं कि जिनमें सब्स्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा होगी और कुछ केसेस ऐसे हैं कि जिसमें एलिमिनेशन डोमिनेंट होगी। तो अगर ये अल्काइल हैलाइड टर्शरी नेचर का हो तो उसमें एलिमिनेशन ज़्यादा होती है, सब्स्टिट्यूशन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। दूसरी चीज़ है रिएजेंट, ये यहाँ पे हमारे पास NaOH है एक्वस, तो ऐसे केस में एक्वस NaOH के केस में सब्स्टिट्यूशन ही होगी। यहाँ पे ये एज आ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और Cl माइनस लीव कर जाएगा। लेकिन
अगर हम यहाँ पे KOH यूज़ कर लें, स्ट्रॉन्ग बेस है ज़रा NaOH की निस्बत, और ये एक्वस मीडियम की जगह हम अल्कोहलिक मीडियम ले लें, तो फिर ये जो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है इसमें भी एलिमिनेशन ज़्यादा होगी। ठीक है, अगर हम यहाँ पे अल्कोहलिक KOH लेते हैं तो फिर ये OH माइनस इधर अटैक करेगा और ये बॉन्ड इधर, और 1 ब्यूटीन डोमिनेंट प्रोडक्ट होगी। ठीक है, तो ये है, ये हमने ये डिस्कस कर ली चीज़, मेन कॉन्सेप्ट इसका देख लिया। अब इस केस में क्योंकि एक्वस NaOH है तो ये इधर ही अटैक करेगा और ये Cl माइनस लीव कर जाएगा और 1 ब्यूटानोल इज मेन प्रोडक्ट। ठीक है ना, तो ये ऑप्शंस में आप देख सकते हैं हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन ही 1 ब्यूटानोल है, 1 ब्यूटानोल इज एक्यूरेट ऑप्शन। ठीक है, MCQ नंबर 1 हमारा सॉल्व हो गया। इसके बाद MCQ नंबर 2 हमारे पास है। MCQ नंबर 2 है, इसका डाटा भी आप देख सकते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ इथीन विद कूल्ड सल्फ्यूरिक एसिड फॉलोड बाय द रिएक्शन विद बॉइलिंग वाटर यील्ड्स। ठीक है ना, तो इसमें हमने क्या करना है कि कूल्ड सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन करवाना है इथीन का। ठीक है, इथीन का कूल्ड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाना है, प्रोडक्ट हमारे पास क्या बने, ये चीज़ हमने देखी। ठीक है ना, ये भी यहीं पे हम लिख लेते हैं कि इथीन है हमारे पास, ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस सल्फ्यूरिक एसिड को मैं ज़रा ओपन करके लिख देता हूँ, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है ना, ओपन करके इसका स्ट्रक्चर लिख देते हैं H2SO4। तो यहाँ पे अल्कीन, क्योंकि इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन है इथीन के पास, तो ये इधर अटैक करेंगे और ये ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये हमारे पास बन जाएगा CH3। ठीक है ना, ये CH2 था और ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन ने यूज़ किए और इस H को अटैच कर लिया CH3। ठीक है, और ये CH2, अब इस कार्बन का ये जो इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में एक इस कार्बन का था एक इसका, तो इसका इलेक्ट्रॉन इधर वाले कार्बन ने इस हाइड्रोजन को दे दिया है, तो ये कार्बन हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज। और ये जो पोर्शन बचा है हमारे पास, ये क्या है, इसको मैं कंडेंस करके लिखूँ तो ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज, इस हाइड्रोजन वाला इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएगा। ठीक है ना, और बाकी पोर्शन वो के बाद इस पोर्शन को अगर मैं इकट्ठा लिख दूँ जैसे हमारी बुक में लिखा है, तो SO3 और ये साथ H। ठीक है, ऐसी सिचुएशन बनेगी और ये यहाँ पे ये कंबाइन हो जाएंगे। ठीक है ना, तो ये जो चीज़ बन रही है इसका नाम क्या होगा, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। अब हमारे पास यहाँ पे ये चीज़ लिखी गई है कि इन दोनों का रिएक्शन करवाना है और उसके बाद क्या करना है, रिएक्शन विद बॉइलिंग वाटर। ठीक है, अब इसमें बॉइलिंग वाटर ऐड करना है हमने और फिर हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट बनेगी। यहाँ पे हमने ऐड कर दिया H2O और ये बॉइलिंग। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये OSO3H है, ये जो हमारे पास एक्चुअली जो कि H2SO4 था, इसका प्रोटॉन अल्कीन ने लिया था। अब ये OSO3H वापस वाटर से प्रोटॉन ले लेगा और बन जाएगा H2SO4 अगेन। ठीक है ना, ये वाटर से प्रोटॉन ले लेगा और वाटर का जो OH माइनस है वो OSO3H की जगह पे लग जाएगा। CH3 CH2 एंड OH। ठीक है ना, तो ये हमारे पास प्रोडक्ट होगी। ये एक्चुअली रिएक्शन ऑफ इथीन विद सल्फ्यूरिक एसिड, इसको हम ये भी कह सकते हैं हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड की मदद से हमने क्या किया, अल्कीन में वाटर ऐड कर दिया। हमारे पास एक्यूरेट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पे हम देखें अगर, तो इथेन, इथाइन, एथानोल, एथानल एंड एथानोल, डी ऑप्शन जो है वो है एथानोल, तो डी इज़ एक्यूरेट ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट ये हमारी बुक में पेज नंबर 154 पे आप देख सकते हैं, तो यही रिएक्शन जो है ये दिया गया है कि इथीन में H2SO4 की एडिशन हुई है और ये अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट और उसके बाद वाटर ऐड किया हमने, बॉइलिंग वाटर, और अल्कोहल की फॉर्मेशन हो गई। अब यहाँ पे एक चीज़ और है कि हम कूल्ड सल्फ्यूरिक एसिड ले रहे हैं। अगर हम कूल्ड सल्फ्यूरिक एसिड ले रहे हैं तो इथीन टू अल्कोहल हम मूव कर रहे हैं। ठीक है ना, लेकिन अगर हम बॉइलिंग H2SO4 ले लें तो अल्कोहल टू इथीन हम मूव कर सकते हैं। ठीक है ना, यही चीज़ ये क्वेश्चन है हमारे पास
रिएक्शंस ऑफ अल्कीन का, और इसके साथ ही अल्कीन्स की प्रिपरेशन वाले पोर्शन से मैंने ये लिया है, ये डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। तो अल्कोहल्स की डिहाइड्रेशन से हम अल्कीन्स की फॉर्मेशन भी करते हैं, अल्कोहल से अल्कीन भी बना लेते हैं। ये इस पेज के लास्ट पे हमारे पास है, देखें अल्कोहल, और ये कंसनट्रेटेड H2SO4 है जिसका टेम्परेचर 140 to 170 है, 170 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसमें क्या हो रहा है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल हो रही है। तो कंडीशंस बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं किसी भी रिएक्शन में प्रोडक्ट को प्रेडिक्ट करने के लिए। ये चीज़ भी होगी। इसके बाद नेक्स्ट MCQ हम मूव करते हैं जी MCQ नंबर 3 की तरफ, ठीक है। तो MCQ नंबर 3 हम सॉल्व करेंगे। ये मैं रेज कर देता हूँ। MCQ नंबर 3 में अगर आप देखें तो हमारे पास है द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ बोरोन इज़ 10.8। It has two isotopes of masses 10 and 11 respectively. What is the percentage of isotopes with average mass of 10? ठीक है ना। तो ये हमारी फर्स्ट ईयर की बुक के स्टार्ट वाले क्वेश्चन से जो फर्स्ट एग्जांपल है जिसमें कि हम एवरेज एटॉमिक मास मालूम करते हैं, वहाँ से ये लिया गया है MCQ, ठीक है ना। तो इसको हम देखते हैं। हमारे पास डाटा दिया गया है कि बोरोन जो होता है उसके 2 आइसोटोप्स होते हैं। एक तो है उसका आइसोटोप बोरोन 10 और दूसरा है बोरोन 11, ठीक है। और इसका जो एवरेज मास है वो दिया गया है जी 10 पॉइंट कितना है, 10.8, ठीक है ना। ये आप देख सकते हैं 10.8 दिया गया। अब हमसे पूछा गया है बोरोन 10 की परसेंटेज क्या है, बोरोन 10 की परसेंटेज कितनी है, रिलेटिव अबंडेंस कितनी है, ठीक है। एक्चुअली ऐसा होता है कि किसी भी एलिमेंट के जितने भी आइसोटोप्स होते हैं, सबसे पहले हम ये चेक करते हैं किसी एलिमेंट के कितने आइसोटोप हैं। सपोज के 5 आइसोटोप्स हैं, जैसे निकल के 5 हैं, तो फिर हम क्या करते हैं जी, उन 5 आइसोटोप्स की रिलेटिव अबंडेंस देखते हैं कि कौन सा कितनी परसेंटेज में पाया जा रहा है, और फिर हम उस एलिमेंट का एवरेज मास निकालते हैं, ठीक है। एवरेज मास निकालने का जो फार्मूला है वो फार्मूला यहाँ पे यूज़ होगा। एवरेज मास भी दिया गया है, मैसेज ऑफ आइसोटोप्स भी दिए गए हैं, लेकिन रिलेटिव अबंडेंस हमने मालूम करनी है। और मोस्टली ऐसे होता है कि हमें मैसेज ऑफ आइसोटोप्स एंड रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स दे दी जाती है, और हम उसको यूज़ करते हुए ये एवरेज एटॉमिक मास मालूम करते हैं, ठीक है ना, एटम एलिमेंट का। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी रिवर्स कैलकुलेशन है। तो इस मकसद के लिए ना हम सपोज कर लेते हैं कि बोरोन 10 की जो परसेंटेज है वो है x, यानी अगर 100 एटम्स हम बोरोन के लेते हैं तो उसमें x एटम्स होंगे बोरोन 10 के, ठीक है। तो डेफिनेटली बोरोन 11 के एटम्स कितने होंगे, बोरोन 11 के जो एटम्स फिर होंगे वो होंगे 100 - x, ठीक है ना। यानी सपोज कि अगर बोरोन 10 के 100 में से 40 एटम बोरोन 10 के हैं, तो बाकी 60 जो हैं बोरोन 11 के हैं। वेरी सिंपल। तो इस चीज़ को यूज़ करेंगे हम, फार्मूला यूज़ करेंगे, और ये x हमने मालूम करना है, ठीक है। और फार्मूला क्या है एवरेज एटॉमिक मास मालूम करने का, कि किसी भी एलिमेंट का एवरेज एटॉमिक मास मालूम करने के लिए उसके जितने भी आइसोटोप्स हैं उनके लिए एक सीक्वेंस है कि फर्स्ट आइसोटोप का मास लिखें, उसको मल्टीप्लाई कर दें उसी आइसोटोप की रिलेटिव अबंडेंस के साथ, प्लस दूसरे आइसोटोप का मास लिखें और उसको मल्टीप्लाई कर दें दूसरे आइसोटोप की रिलेटिव अबंडेंस के साथ, जो कि है 100 - x। तीसरे आइसोटोप का प्लस तीसरे आइसोटोप का मास लिखें और तीसरे आइसोटोप की रिलेटिव अबंडेंस से मल्टीप्लाई कर दें। तो जितने भी आइसोटोप्स हैं उनको इसी सीक्वेंस में लिखने के बाद डिवाइड कर दें 100 के साथ, तो आपके पास क्या आ जाएगा, एवरेज एटॉमिक मास आ जाएगा। इसमें तो एवरेज एटॉमिक मास दिया हुआ है 10.8, ठीक है। 2 ही आइसोटोप थे, आइसोटोप नंबर 1 उसकी रिलेटिव अबंडेंस से मल्टीप्लाई किया, प्लस आइसोटोप नंबर 2 का मास और उसकी रिलेटिव अबंडेंस से मल्टीप्लाई किया, और ओवर 100, और ये हमारे पास आंसर है जो एवरेज एटॉमिक मास है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा 10x प्लस ये 11 पहले मल्टीप्लाई कर लें तो 1100, और फिर 11 को -x से मल्टीप्लाई करें तो -11x, एंड ओवर हमारे पास है 100 इज़ इक्वल टू 10.8,
ठीक है। अब हम क्या करते हैं जी, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। 10x में से 11x, ठीक है, ये माइनस करेंगे ना जब हम, तो हमारे पास माइनस का एक x बच जाएगा, ठीक है, और साथ जो है प्लस 1100 भी बाकी है, इज़ इक्वल टू, ये 100 इधर ले जाते हैं, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको भी इधर ले जाते हैं, माइनस एक्स इज़ इक्वल टू 180 माइनस 1100, ठीक है ना, ये उधर जाकर माइनस हो गया। अब ये क्या आ गया, माइनस एक्स इज़ इक्वल टू, हमारे पास यहाँ से आंसर माइनस का 20 बचेगा, माइनस माइनस दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, एक्स इज़ इक्वल टू 20, तो 20% बोरोन 10 है और 80% जो है वो बोरोन 11 है, ठीक है। तो ये वैसे हम डायरेक्ट भी किसी हद तक बता सकते थे इस चीज़ को देखते हुए, ठीक है ना, कि बोरोन का एवरेज एटॉमिक मास 10.8 है, ठीक है। अगर सारे के सारे एटम्स ही 11 मास वाले होते तो 11 होता, अगर सारे के सारे एटम ही 10 मास वाले होते तो 10 होता, ठीक है। अगर 50% 10 वाले 50% 11 वाले होते तो 10.5 होता। अब 80% 11 वाले और 20% 10 वाले, इसी वजह से ये 10.8 है, ज़्यादा 11 के पास पास है, ठीक है। अगर ये 80% होते तो फिर 10.2 होता, ठीक है ना, ये। लेकिन आप सॉल्व करके आंसर निकालें ताकि कोई मिस्टेक ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शंस देखें तो ऑप्शंस में हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन ही 20% है, तो दिस वन इज़ एक्यूरेट ऑप्शन। नेक्स्ट MCQ, ये हमारे फर्स्ट ईयर की चैप्टर नंबर 1 में ये एग्जाम्पल नंबर, ये क्वेश्चन नंबर है, न्यूमेरिकल है, क्वेश्चन नंबर 7 है, तो बिल्कुल वही चीज़ है, लेकिन इसमें थोड़ा डाटा का फ़र्क है कि एवरेज एटॉमिक मास है 10.81, तो यहाँ पे उसने 10.8 कर दिया है, और 10 वाले और 11 वाले की जो मैसेज हैं वो भी फ्रैक्शनल है यहाँ पे बुक में। तो एक्चुअली आपके पास कैलकुलेटर की एक्सेस नहीं होती है MDCAT में, तो इस तरह का डाटा दिया गया है कि आप बगैर कैलकुलेटर के जल्दी से इसको सॉल्व कर लें, ठीक है ना, ये चीज़ है। इसके बाद है जी MCQ नंबर 4, इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस टू विच सब्सटेंस एडिक्वेट क्वांटिटीज ऑफ वाटर इज एडेड टू कन्वर्ट इट टू सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये इनऑर्गेनिक पोर्शन से है और इसका तो सिंपल सा आंसर है H2S2O7, इसे हम ओलियम कहते हैं। H2S2O7 जो है ये, इसमें हम वाटर की मुनासिब मिकदार ऐड करते हैं और H2SO4 की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है ना। तो ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस एक प्रोसेस है जो कि यूज़ होता है सल्फ्यूरिक एसिड की सिंथेसिस में, ठीक है ना। ये आपकी बुक से ये मैंने लिया है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस का तकरीबन ये एंड पे है ये स्टेप, ये ओलियम है और इसमें वाटर ऐड किया और H2SO4 की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। ये सिंपल सा MCQ है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखें तो MCQ नंबर 5, विच ऑफ द इक्वेशंस शोज द सेम ट्विस्ट द इंथाल्पी चेंज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, ठीक है। HCl plus NaOH इट गिव्स NaCl plus H2O। ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, एसिड बेस जब रिएक्ट करते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन, उस रिएक्शन को हम कहते हैं, और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के दौरान कुछ एनर्जी रिलीज़ होती है, तो उसको हम कहते हैं इंथाल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो इस केस में जो इस रिएक्शन के लिए जो इंथाल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है वो कहता है कि इससे डबल इंथाल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, इन ऑप्शंस में से कौन से रिएक्शन में इससे डबल इंथाल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होगी। इस मकसद के लिए फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर 7, उसमें इंथाल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन को हमें समझना होगा। उस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा टच करते हैं कि इंथाल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या चीज़ होती है। एक्चुअली यहाँ पे अगर हम देखें कि रिएक्शन हो रहा है HCl plus NaOH एंड इट गिव्स NaCl plus H2O। एक्चुअली क्या हुआ कि एसिड होता है H पॉजिटिव आयन की वजह से, और बेस में बेसिक कैरेक्टर होता है OH माइनस आयन की वजह से। तो एसिड का H पॉजिटिव और बेस का OH माइनस जब रिएक्ट करते हैं तो इसके नतीजे में फॉर्मेशन होती है वाटर की। एक्चुअली न्यूट्रलाइजेशन का अमल ये है, ठीक है। और एक चीज़ और कि न्यूट्रलाइजेशन, इंथाल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की डेफिनेशन है वो ये है कि जब 1 मोल H पॉजिटिव आयन का
किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड से आ रहा हो और 1 मोल OH माइनस आयन का जो किसी भी स्ट्रॉन्ग बेस से आ रहा हो वो रिएक्ट करें और 1 मोल वाटर की फॉर्मेशन करें, उस दौरान जो एनर्जी रिलीज होगी इट वुड बी कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू है वो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है जो कि -57.2 के करीब किलो जूल पर मोल। ठीक है ना, ये इसकी वैल्यू होती है, तो ये फिक्स होती है। ठीक है, और इसके साथ ये माइनस साइन इंडिकेट करता है कि एनर्जी रिलीज़ हो रही है। अब देखें, अगर हम यहाँ पे लिख दें HCl, ये HCl लिख दें, ये NaOH की जगह हम KOH लिख दें। ठीक है, तो भी इसमें से H पॉजिटिव आइंस का 1 मोल, इसमें से OH माइनस आइंस का 1 मोल, और ये 1 मोल ही H2O बन रहा है, तो -57 उतनी ही एनर्जी रिलीज़ होगी। इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जो है वो मुख्तलिफ एसिड्स और मुख्तलिफ स्ट्रॉन्ग बेसेस के लिए सेम होती है। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए, ये नहीं कि हम यहाँ पे एसिटिक एसिड ले रहे हैं वो कम्प्लीटली आयोनाइज नहीं होगा, उसका रिएक्शन इस हिसाब से होगा ही नहीं, तो फिर वो प्रॉपर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन नहीं होगी और उसमें हमारे पास इतनी एनर्जी भी रिलीज़ नहीं होगी। ठीक है ना, तो ये चीज़ है। अब हम अगर देखें तो हमारी इस इक्वेशन में 1 मोल ऑफ वाटर की फॉर्मेशन हो रही है, तो -57.2 इतनी ही एनर्जी रिलीज़ हुई होगी। ठीक है, और ये इन रिएक्शंस में अगर हम देखें तो पहले रिएक्शन में 1 मोल वाटर बन रहा है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी में भी 1 मोल ऑफ वाटर बन रहा है, ऑप्शन नंबर सी में भी 1 मोल ऑफ वाटर बन रहा है, ऑप्शन नंबर डी जो है उसमें 2 मोल्स ऑफ वाटर बन रहे हैं। यानी इस रिएक्शन में जो एनर्जी रिलीज़ हो रही है इससे डबल अमाउंट एनर्जी की उसमें रिलीज़ होगी, क्योंकि 1 मोल की जगह 2 मोल्स H पॉजिटिव और 2 मोल्स OH माइनस कंबाइन होंगे और 2 मोल ऑफ H2O की फॉर्मेशन होगी, तो डबल एनर्जी रिलीज़ होगी। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर डी जो है दिस वन इज़ एक्यूरेट, और ये आपकी बुक में ये लिखी भी हुई है, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का डाटा भी है। तो ये सॉरी ये -57.4 आपकी बुक में इसकी वैल्यू दी हुई है। ठीक है, मोस्ट एक्यूरेट। तो ये हर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस जो है उनके रिएक्शन के लिए ये सेम होती है मेरे पास, फिक्स इसकी वैल्यू है, यहाँ पे लिखा भी है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ये दी हुई है। तो इसके बाद अगर हम देखें तो MCQ नंबर हमारे पास है 6। द डीकम्पोजिशन ऑफ फास्फोरस पेंटाक्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर टेक्स प्लेस बाय द फॉलोइंग मैकेनिज्म। ये 2 स्टेप प्रोसेस है डीकम्पोजिशन ऑफ फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, ये PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो इसकी डीकम्पोजिशन हो रही है मॉइस्चर में, वाटर की मौजूदगी में। तो PCl5 में पहले एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड होता है, जिसके नतीजे में क्या होता है कि वाटर में जो 2 H हैं एक वाटर मॉलिक्यूल में, वो यहाँ से PCl5 में से 2 क्लोरीन ले लेते हैं और PCl5 को 1 ऑक्सीजन दे देते हैं। ठीक है ना, ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो PCl5 क्या हो जाता है जी, POCl3 हो जाता है, और जो 2 Cl PCl5 के निकलते हैं वो इन दोनों H से मिलकर 2HCl की फॉर्मेशन फर्स्ट स्टेप में, और ये स्लो होता है, ये टाइम कंज्यूमिंग है ये स्टेप। फिर दूसरे स्टेप में क्या होता है कि यही जो POCl3 बन चुका, ये POCl3 जो है इसमें 3 वाटर मॉलिक्यूल मज़ीद ऐड होते हैं, जो क्या करते हैं, जो कि यहाँ से ये तीनों Cl ले लेते हैं। ठीक है, और इस तरह से हमारे पास जो है H3PO4 और HCl की फॉर्मेशन होती है, लेकिन ये फास्ट स्टेप है। और ये ओवरऑल रिएक्शन भी लिखा हुआ है कि PCl4 एक मॉलिक्यूल में 4 H2O ऐड होते हैं और ये प्रोडक्ट्स हमारे पास बनती हैं। द रेट इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन विल बी, तो ऐसे रिएक्शंस जो एक से ज़्यादा स्टेप्स में होते हैं, 1 2 3 4 या 5 मैक्सिमम स्टेप्स ज़्यादा हो सकते हैं किसी भी रिएक्शन पे, लेकिन सारे स्टेप्स में से एक ही स्टेप होगा जो सबसे स्लो होगा और रेट ऑफ रिएक्शन उसी स्टेप पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो इसमें जो स्लो स्टेप है फर्स्ट, इसके लिहाज से हमने रेट इक्वेशन लिखनी है। ठीक है, और फर्स्ट स्टेप के जो रिएक्टेंट्स हैं उनके लिहाज से। ठीक है ना, तो रेट इक्वेशन क्या होगी कि रेट इक्वेशन में क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ PCl5 एंड कंसंट्रेशन ऑफ H2O। ठीक है ना, फर्स्ट स्टेप में जो काम हो रहा है PCl5 और H2O रिएक्ट कर रहे हैं, तो इन दोनों की कंसंट्रेशन पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रहा है। तो रेट इज़ इक्वल टू K, जब हम प्रोपोर्शनलिटी ले आएंगे PCl5 एंड H2O। ठीक है, दिस वुड बी द रेट इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। तो ये हमारे पास पहला ऑप्शन ही ये है। ठीक है ना, फर्स्ट ऑप्शन एक्यूरेट है।
दूसरे जो ऑप्शन है उसमें के नहीं है, PCl5 और H2 वैसे लिखा हुआ, और बाकी जो है वो तो एक्यूरेट हैं ही नहीं, ठीक है ना। वो फर्स्ट स्टेप के लिहाज से लिखे गए हैं या ओवरऑल स्टेप के लिहाज से, ओवरऑल रिएक्शन के लिहाज से लिखे गए हैं। इसके बाद MCQ नंबर हमारे पास आ गया 7। MCQ नंबर 7 को हम सॉल्व करते हैं जी। MCQ नंबर 7 है द नेम्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स इन द फॉलोइंग कंपाउंड XR। ये कंपाउंड है जी, इसको मैं ओपन करके ज़रा लिख देता हूँ, ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे भी। तो ये एक तो बेंजीन रिंग है, और फिर बेंजीन रिंग के साथ है कार्बन, और उसके ऊपर है OH, और फिर यहाँ पे H, और ये है CH3, और इस तरफ है CH2, और इधर है CN। तो C ट्रिपल बॉन्ड N, मैं इसको ओपन करके लिख देता हूँ ज़रा ऐसे, ठीक है। तो यही हमारे पास इसमें कंपाउंड है। इसमें कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स हैं ये हमने बताना है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो है दिस वन इज सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है ना, अल्कोहल या सेकेंडरी अल्कोहल। OH अगर डायरेक्टली बेंजीन रिंग से अटैच होता तो ये फिनोल होना था, लेकिन OH कार्बन से अटैच है और वो कार्बन आगे बेंजीन रिंग से अटैच है, तो दिस वन इज अल्कोहल। और OH जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन सेकेंडरी कार्बन है, वो कार्बन फर्दर एक और एक ये दो कार्बन से अटैच है, तो ये सेकेंडरी अल्कोहल है। और ये चीज़ जो CN है ये होता है सायानाइड, या इसको हम नाइट्राइल कह देते हैं, ठीक है, नाइट्राइल, कार्बोनाइट्राइल भी कहा जाता है इसे, ठीक हो गया। और बाकी हमारे पास जो पोर्शन बच गया वो, उसको हम ना तो बेंजीन कह सकते हैं बेंजीन रिंग, और ना ही उसको फिनाइल कह सकते हैं, ठीक है। बेंजीन रिंग होता है C6H6 और फिनाइल होता है C6H5, यानी बेंजीन में से एक हाइड्रोजन निकाल दें तो फिनाइल। तो ये सब्स्टिट्यूटेड जो हमारे पास फिनाइल है, सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप जो होता है बेंजीन के ऊपर जब सब्स्टिट्यूशन हो जाती है उसे एराइल कहा जाता है। ये बेंजीन के ऊपर सब्स्टिट्यूशन हो चुकी है, इसे हम कहेंगे एराइल। बाकी क्वेश्चन जो बच गया वो है एराइल ग्रुप। ये इसी हिसाब से ये पोर्शंस ही हमने बताने हैं। MCQ नंबर 7 था, और इसमें ऑप्शन ए है प्राइमरी अल्कोहल, तो नहीं है ये सेकेंडरी अल्कोहल है, और ऑप्शन बी सेकेंडरी अल्कोहल है नाइट्राइल, और फिनोल रिंग, फिनोल नहीं है क्योंकि वो डायरेक्टली अटैच नहीं है बेंजीन रिंग से। सेकेंडरी अल्कोहल अमाइन, तो अमाइन नहीं है, ये साइनाइड या नाइट्राइल कह सकते हैं। डी है सेकेंडरी अल्कोहल नाइट्राइल एंड एराइल रिंग, डी ऑप्शन इज एक्यूरेट। हमारे पास ये ऑप्शन नंबर डी सही है इसमें। इसके बाद है MCQ नंबर 8, इफ़ द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज़ वेरी लो। अगर किसी केमिकल रिएक्शन की एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कम हो, द रेट ऑफ दैट रिएक्शन इज़ ऑब्जर्व टू बी वेरी हाई। अब एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या होती है, हमारी बुक के चैप्टर नंबर 11 में है ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, ठीक है ना। एक्चुअली अगर हम एक ग्राफ बनाएं और उसमें हम देखें कि हमारे पास ये रिएक्टेंट है, ये ऊपर की तरफ ये एनर्जी बढ़ रही है, ये रिएक्टेंट है, और ये हमारे पास प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट रिएक्टेंट की निस्बत ज़्यादा एनर्जी वाली भी हो सकती है, कम एनर्जी वाली भी हो सकती है। अब रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट हमने मूव करना है, तो हम यहाँ से डायरेक्ट मूव नहीं कर सकते। होगा क्या कि एक दफ़ा रिएक्टेंट्स की एनर्जी बढ़ेगी और फिर प्रोडक्ट की फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये जो चीज़ है दिस वन इज़ एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, यानी रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए क्या होता है कि रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल आपस में टकराते हैं, लेकिन रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल आपस में टकराते हैं तो हर वो मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता। जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल दो टकराए हमेशा वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होते। अगर रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर या इससे ज़्यादा एनर्जी के साथ टकराते हैं देन वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। अगर रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल जो हैं वो इस एनर्जी के साथ कोलाइड करते हैं तो वो वापस रिएक्टेंट ही रह जाएंगे, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है। और एक चीज़ हमने ये भी पढ़ी थी कि जब हम रिएक्शन मिक्सचर में कैटलिस्ट डाल देते हैं
तो वो इस एनर्जी बैरियर को कम कर देता है, यानी ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को कम कर देता है। कैटलिस्ट की मौजूदगी में हमारे पास ये चीज़ होगी, ये ग्राफ होगा, एनर्जी बैरियर कम हो जाएगा, यानी अगर मॉलिक्यूल्स जो हैं रिएक्टेंट्स के वो इतनी एनर्जी से टकराएंगे दैन भी वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब यहाँ पे हम ऑप्शंस देखते हैं। इसमें ऑप्शन नंबर ए है रिएक्शन प्रोसीड्स विदाउट एनी ट्रांजिशन स्टेट। हर रिएक्शन में तकरीबन ट्रांजिशन स्टेट तो है जिसमें कि रिएक्टेंट्स के बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं और प्रोडक्ट्स के बॉन्ड बन रहे होते हैं। वेरी शॉर्ट लिव्ड होती है ये, लेकिन ट्रांजिशन स्टेट होती है। रिएक्टेंट्स के बॉन्ड टूटते हैं, प्रोडक्ट्स के दरमियान बॉन्ड्स बनते हैं। तो ये पहला ऑप्शन तो सही नहीं है। बी ऑप्शन है नंबर ऑफ एफिशिएंट और फ्रूटफुल क्लियंस इंक्रीज। बिल्कुल बात सही है। यहाँ पे क्या होगा कि जैसे ही हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई, ठीक है ना, एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है तो फ्रूटफुल क्लियंस कम होंगे। जो यहाँ तक इतनी एनर्जी या इससे ज़्यादा एनर्जी से टकराएंगे वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, लेकिन एक्टिवेशन एनर्जी कम है तो जो इस एनर्जी से टकराएंगे या इससे ज़्यादा से टकराएंगे तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ फ्रूटफुल क्लियंस इंक्रीज, एफिशिएंट और फ्रूटफुल क्लियंस इंक्रीज। ये ऑप्शन नंबर हमारे पास जो बी है, दिस वन इज एक्यूरेट। और हम बाकी ऑप्शंस भी देखते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स बिकम इररिलेवेंट, ये सही नहीं है। मॉलिक्यूल्स ऑफ द रिएक्टेंट मूव स्लोली, ये भी सही नहीं है। तो ये ऑप्शन सारे लाजमी रीड करने, लेकिन ये ऑप्शन बी हमारा एक्यूरेट है। 9th क्वेश्चन है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स गिव अ सेकेंडरी अल्कोहल विद रिएक्शन विद NaBH4। ठीक है ना, मैं वैसे लिख देता हूँ। NaBH4 जो होता है ये NaBH4, ठीक है ना, इसमें पता क्या है कि जैसे ये डिज़ोल्व होता है तो ये Na पॉजिटिव और BH नेगेटिव बनता है। ठीक है, और यहाँ से जो बनता है BH4 नेगेटिव, वो फर्दर क्या करता है, वो बन जाता है BH3 और एक H नेगेटिव को रिलीज़ कर देता है। हाइड्राइड आयन का सोर्स है ये NaBH4। ठीक है, तो कोई भी पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज कार्बन होगा तो उसके ऊपर ये अटैक कर देगा। NaBH4 एक्चुअली हाइड्रोजन देता है, यानी ये रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है ना, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये हमारे पास जो कंपाउंड्स हैं इनमें से हम अगर देखें तो इसमें हमारे पास ऑप्शन नंबर बी ही एक्यूरेट होगा कि CH3 C डबल बॉन्ड O एंड CH3। ठीक है ना, तो इसमें जब ये हाइड्रोजन देगा तो एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर लग जाएगा, तो इस तरह से सेकेंडरी अल्कोहल की फॉर्मेशन हो जाएगी। बाकी ये डी ऑप्शन एल्डिहाइड की भी रिडक्शन कर सकता है, लेकिन उसमें प्राइमरी अल्कोहल बनेगी C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन और साथ जो ये इसके साथ जो जैसे CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, ये सिचुएशन है ना, तो यहाँ पे H लगेगा और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास H2, तो प्राइमरी अल्कोहल की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो इस तरह से बाकी केसेस में तो हमारे पास अल्कोहल बनने ही नहीं है, तो ये बी ऑप्शन ही एक्यूरेट है। ठीक है ना, सेकेंडरी अल्कोहल की फॉर्मेशन हो रही है। बाकी ये आपकी बुक से ये मैंने लिया है कि ये एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की रिडक्शन करता है NaBH4। तो देखें ये एल्डिहाइड की जब रिडक्शन करेगा तो भी C डबल बॉन्ड O जो कार्बोनाइल ग्रुप है उसकी रिडक्शन होगी, उसके पाई बॉन्ड ख़त्म हो जाएगा और उसकी जगह दोनों तरफ H लग जाएंगे। ये है कि अगर देखें फॉर्मल्डिहाइड या एस्टल्डिहाइड इसकी रिडक्शन हो रही है तो प्राइमरी अल्कोहल, लेकिन अगर कीटोन की या कोई भी, ये हमारे पास एसीटोन है, इसके अलावा कोई भी कीटोन होगा तो भी हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल की फॉर्मेशन होगी। इसके बाद आ गया जी हमारे पास MCQ नंबर 10 आ गया है। MCQ नंबर 10 हम देख लेते हैं कि इसमें क्या है। कॉपर इज टिपिकल ट्रांजिशन मेटल, इट्स atomic number is 29 in which oxidation state have partially filled orbital in d subshell। ठीक है, यानी कॉपर जो होता है उसका एटॉमिक नंबर 29 है और
न्यूट्रल कॉपर की अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो उसके पास पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल नहीं होता। तो ये मैं पहले ना कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखता हूँ। कॉपर जो है उसका एटॉमिक नंबर यहाँ पे लिख देता हूँ, लोअर लेफ्ट कॉर्नर पे 29 है। और इसमें क्या होगा, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2p में 6 इलेक्ट्रॉन्स, फिर 3s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, फिर हमारे पास 3p में 6 इलेक्ट्रॉन्स, फिर 3d है और इसके बाद है 4s। एक्चुअली 4s की एनर्जी 3d से कम होती है, तो 4s पहले फिल होता है और बाकी जो इलेक्ट्रॉन बचेंगे वो 3d को मिलेंगे। और अगर हम ये 4s पहले और 3d बाद में लिख दें तो भी कोई इशू नहीं है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते वक्त, ठीक है ना। दोनों तरह से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखी जाती है। ये चीज़ है। इसमें अब अगर हम देखें तो 6 और ये 4 10 इलेक्ट्रॉन, और ये 6 2 8 और 2 10 20 इलेक्ट्रॉन, और बाकी 9 बचे हैं जो कि यहाँ पे आएंगे, ठीक है। लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते वक्त एक चीज़ का ख्याल रखा जाता है कि अगर वैसे तो 4s ने पहले फिल होना है फिर 3d को इलेक्ट्रॉन मिलने हैं, लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन हो कि 4s में से एक इलेक्ट्रॉन 3d को देकर 3d कम्प्लीटली फील्ड या हाफ फील्ड हो रहा हो, तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम 4s से एक इलेक्ट्रॉन 3d को दे देते हैं और 4s जो है उसको हम पार्शियली फील्ड कर देते हैं। ये 3d10 जो है दिस वन इज़ मोर स्टेबल देन 3d9, तो इस वजह से 3d10 4s1। किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वही रखता है वो एलिमेंट नेचुरली जिसमें कि वो ज़्यादा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन उसकी होती है। तो प्रैक्टिकली जो हमारे पास है कॉपर है, ये मैंने सी लिख दिया कार्बन की तरह, तो कॉपर 29 जो है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये होती है, ठीक है ना। इसके अलावा एक और एक्सेप्शन क्रोमियम के केस में है कि क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में यहाँ पे हम 3d4 वैसे आ रहा होता है 3d4 4s2, लेकिन हम 3d5 4s1 कर देते हैं क्योंकि वो वहाँ पे 3d जो है वो हाफ फिल हो रहा होता है। तो 3d सब शेल जब हाफ फिल है तब भी ज़्यादा स्टेबल है, जब कम्प्लीटली फिल है तब भी ज़्यादा स्टेबल है। तो ये चीज़ है। और इसी वजह से अब अगर हम देखें ना न्यूट्रल कॉपर, तो इसमें 3d में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 3d जो है वो कम्प्लीटली फिल्ड है। इट मीन्स कॉपर डज नॉट हैव पार्शियली फिल्ड d ऑर्बिटल इन इट्स न्यूट्रल स्टेट, ग्राउंड स्टेट। जब ये आयन की फॉर्म में होता है तब ये ट्रांजिशन एलिमेंट होता है क्योंकि उस वक्त इसके पास पार्शियली फिल्ड d होता है, ठीक है। अब देखें अगर हम बनाएंगे ना कॉपर +1 तो उस केस में एंडिंग पे क्या हो जाएगा, 3d10 ही रहेगा, और इधर ही लिख देता हूँ, बाकी तो सेम की सेम यानी 3d10 एंड 4s0 हो जाएगा। 3d में से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, 4s में से इजीली इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। लेकिन जब होगा कॉपर +2 तो उस केस में होगा हमारे पास 3d9, 4s तो 0 ही है। तो ये Cu+2 स्टेट में कॉपर के पास पार्शियली फिल्ड d ऑर्बिटल होता है और ये ट्रांजिशन एलिमेंट होता है, ठीक है। जिसके पास पार्शियली फिल्ड d ऑर्बिटल नहीं है वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, ठीक है ना। जिंक जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स में हम उसको शामिल नहीं करते, हालांकि वो 3d सीरीज़ का हिस्सा ही है। उसमें 3d10 4s2 होता है जिंक जो है, तो वो Zn+2 भी जब बन जाता है तब भी 4s के दोनों इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, लेकिन 3d10 ही रहता है, तो वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट्स के साथ उसको लिखा गया है, ठीक है। खैर ये इसमें हमारे पास ऑप्शन जो है वो ए ऑप्शन, ठीक है ना, ये एक्यूरेट है।